हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मोल कंसेप्ट, वही से हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो देखो, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट तो देखो, अब मुझे लगता है कि ज्यादातर इसमें जो बैठे हो, ज्यादातर क्या सभी लोग, आप लोग पास हो और सभी लोगों को कहीं ना कहीं मोल के बारे में आपको पता होगा। तो जो मोल के बारे में आपको पता होगा तो एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि बताओ कि जो मोल होता है आप किसे बोलते हो, मोल क्या हो, मोल क्या है जिसे आप उसको बोलते हो, कोई बताएगा मुझे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? नहीं भाई, मोल आपका कोई अमाउंट नहीं होता। सर मोल, मोल हमारी एक यूनिट होती है। हाँ बिल्कुल सही। मोल जो होती है वह काउंटिंग यूनिट्स होती है आपकी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ काउंटिंग यूनिट, इट इज अ काउंटिंग यूनिट। मोल है आपका काउंटिंग यूनिट। एक क्वेश्चन देखो, बहुत जैसे पुराने जो आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स होते थे पहले, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मोल टर्म को किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो किसी को कोई आइडिया है क्या? किसी को कोई आइडिया है? चलो इधर लिखना, मोल टर्म इज गिवन बाय, मोल टर्म इज गिवन बाय ओस्टवाल्ड। नाम सुनियो भाई साइंटिस्ट का, बोलो। तो मोल टर्म को किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने दिया था। अब देखो, जैसे कि बातें हम लोग कर रहे हैं कि जो मोल होता है वह काउंटिंग यूनिट होता है, तो मोल कितने यूनिट्स को काउंट करता है हम इसकी भी बातें करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मोल जो है वह एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन्स हो, सभी में एक फिक्स्ड यूनिट होती है जिसको मोल काउंट करता है। अब वह यूनिट कितनी होती है उसकी भी बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखते हैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 यूनिट्स, इतनी यूनिट्स हमें हर जगह मिलती, और इसी यूनिट्स को काउंट करके हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को 1 मोल। अब देखो हम लोग भाई जुगाड़ू आदमी है, हम लोग ह्यूमन है तो जुगाड़ू आदमी है। हम लोग क्या करते हैं कि बार बार हमें इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े, बार बार इतने नंबर्स को ना लेके चलना पड़े, इसीलिए हम लोग क्या कर लिए, उसको 1 मान लिए। तो पूरा ये नंबर हम लोग को हर जगह दिख रहा था, चाहे वह एटम हो तो भी दिख रहा था, मॉलिक्यूल हो तो भी दिख रहा था, और आयंस में भी दिख रहा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में इवन दिख रहा था। तो इतने नंबर जब बार बार दिख रहे थे हर जगह, और हम जब कैलकुलेशन को करना चालू करते थे तो पता चलता था कि इतने नंबर्स को लेके कैलकुलेशन करने में थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी आता था। तो उसी को 1 मोल मान लिया गया और ये कह दिया गया कि ये नंबर हर जगह प्रेजेंट है, तो ये जितना नंबर है वो हमारा 1 मोल है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं कहां कहां पे ये नंबर प्रेजेंट है। ये वाले नंबर की अगर बात करें, यूनिट की बात करें, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 यूनिट्स, ठीक है, ऑफ यूनिट्स एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक एटम हाइड्रोजन में इतनी यूनिट्स आपको मिल रही है, तो इसको चाहे तो आप लिख सकते हो 1 मोल हाइड्रोजन एटम, यानी हम इसको इतने यूनिट्स को एक साथ लिख सकते हैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम। और यही यूनिट अगर हमें किसी मॉलिक्यूल्स में मिला, यही यूनिट्स हमें अगर किसी मॉलिक्यूल्स में मिल रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी हमारा 1 मोल ही कहलाएगा, 1 मोल H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, और यही यूनिट अगर मान लो आपको किसी आयंस में मिल जाए, तो हमें क्या दिख रहा है भाई, बार बार ये फिक्स यूनिट तो हमें हर जगह ही मिल रहा है, चाहे वह एटम्स हो, चाहे आपका मॉलिक्यूल हो, चाहे आयंस हो, सब में ये फिक्स वैल्यू मिल रही है, और उसी को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, 1 मोल H माइनस आयन। या यही यूनिट अगर हमको यही यूनिट हमें कहां पे दिख गई, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में या न्यूट्रॉन्स में,
तो इसको भी हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स बोल देंगे। जैसा कि हम लोग बातें कर रहे थे कि एटम, मॉलिक्यूल से आयन सब में 1 मोल हमारा क्या है, इतनी यूनिट्स प्रेजेंट है। जैसे अगर मान लो हम कार्बन एटम की बात करें, कार्बन के एक एटम की बात करें, तो कार्बन के एक एटम में भी तो इतना ही यूनिट्स होगा। बोलो, आपके कार्बन के इतना यूनिट्स में एक एटम होगा, इतना यूनिट्स प्रेजेंट होगा। तो कार्बन का आपका मास कितना होता है, बोलो। जैसे अगर मान लो अगर हम इतना यूनिट्स को अगर देखें, 10 का पावर 23 यूनिट्स, तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये यूनिट जो है हमारी वह किसमें है, 12 ग्राम मास ऑफ कार्बन 12। बोलो भाई, हमने ये जो लिखा है आपको ये समझ में आ रहा है? एक एटम का मास होता है 12 ग्राम, तो एक एटम का मास अगर 12 ग्राम है तो इसका मतलब एक एटम बोलो या कार्बन एटम का जो मास होता है उसको लिख दो, एक ही बात है। और हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये नंबर्स है, जिस नंबर की बार बार हम लोग बातें कर रहे हैं, इस यूनिट की बार बार बातें कर रहे हैं, ये यूनिट्स को दिया किसने था, तो अवोगैड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था। और अवोगैड्रो ने दिया था, इसी के वजह से इसको क्या बोलते हो भाई, अवोगैड्रोज नंबर, अवोगैड्रोज नंबर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, एन से नंबर और ए से अवोगैड्रोज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मोल कंसेप्ट की स्टार्टिंग की अगर बात करें तो हम लोग इस यूनिट की बातें कर रहे हैं जो हमें एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में मिलता है। ठीक है, तो नोट कर लो। सबको आवाज क्लियर आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आपने नोट कर लिया? बताओ सभी लोगों का। तो फिर इसको रिमूव कर दें, बोलो। No, sir. No. ठीक है, आप नोट कर लो तभी करेंगे। हो गया सर। चलो, अब देखो, अभी तक हम लोग मोल की बातें कर रहे थे, उसमें कितनी यूनिट्स आपकी प्रेजेंट होती है उसकी बातें कर रहे थे। अगर हम आपसे कहें कि मोल का डेफिनेशन लिखना है, अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है उसी की हेल्प से, तो हम मोल का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा देखना। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज numbers of atom, molecule, ions and many other entities, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होगा। मेनी अदर एंटिटी which are exactly equal to, which are exactly equal to, क्या बोलेंगे भाई, 12 ग्राम मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो क्या हम गलत कह रहे हैं क्या? अभी आप देख के आ रहे हो कि जो ये नंबर्स है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 यूनिट्स, ये कहां पे प्रेजेंट था आपका? ये प्रेजेंट था 12 ग्राम
मास ऑफ कार्बन 12, यहीं पे तो प्रेजेंट था। और अभी आप देख के आ रहे हो कि जो 12 ग्राम मास में जो यूनिट प्रेजेंट होती है, उसी यूनिट को हम लोगों ने क्या बोला था भाई, उसी नंबर को क्या बोला था, 1 मोल। तो हम लोग मोल की अगर डेफिनेशन को अगर लिखना चाहें तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये वह नंबर है जो 12 ग्राम मास में प्रेजेंट होता है। क्लियर है सबको भाई? बोलो। लेकिन देखो, जो भी आपका डेफिनेशन या जो भी आपका कंसेप्ट बनता है वह किसी पर्टिकुलर एक एटम की वजह से तो बनता नहीं है, आपको भी पता है। क्योंकि अगर हम, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है सुनो, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई कि अगर मोल का, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि डेफिनेशन, तो जो मोल का डेफिनेशन है वह पर्टिकुलर कार्बन के लिए तो होगा नहीं, आपको भी पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस मोल के डेफिनेशन को अलग अलग एटम पे अप्लाई करके और देखते हैं। तो आप बताओगे कि इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। जैसे हम कार्बन की बातें कर रहे थे, आपको पता है भाई कार्बन में 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है C12 वाला और एक आइसोटोप्स होता है C14 वाला। ठीक है, हम कार्बन के इस आइसोटोप्स की बातें जब कर रहे थे तो उसी के रेस्पेक्ट में हमने मोल का डेफिनेशन लिखा है। क्या था भाई, 12 ग्राम मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। लेकिन जब हम कार्बन के 14 वाला आइसोटोप्स की बातें करेंगे, अगर इसके रिस्पेक्ट में आपसे अगर कोई कह दे मोल का डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि 14 ग्राम मास ऑफ कार्बन 14 आइसोटोप्स, तो भी आपका मोल का डेफिनेशन सही होगा। बोलो, मेरी बात क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। अगर हम आपसे कहें, आपसे क्वेश्चन, ज्यादातर आपके बुकों में जो क्वेश्चन मिलता है वह कार्बन के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन मिलता है या ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में? ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन 16 वाला और एक होता है ऑक्सीजन 18 वाला, जिसका मास ऑक्सीजन का 18 होता है। अगर आपसे कोई कहे कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मोल का डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे? मोल इज डिफाइंड एज नंबर्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और मेनी अदर एंटिटीज which are exactly equal to 16 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन 16 आइसोटोप। तो जब हम वो 16 वाले आइसोटोप्स को ले रहे हैं तो उसका मास 16 ग्राम होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में भी हम इसके डेफिनेशन को बता सकते हैं। और रही बात किसी और की, जैसे आप हाइड्रोजन को भी पढ़ के आते हो, और हाइड्रोजन में तो आप 3 आइसोटोप्स को पढ़ते हो, एक प्रोटियम, दूसरा भाई ड्यूटेरियम, और एक आप पढ़ते हो तीसरा ट्राइटियम। अगर आपसे प्रोटियम के बारे में कहते डेफिनेशन लिखो तो भी आप लिख सकते हो, ड्यूटेरियम के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो भी लिख सकते हो, और ट्राइटियम के रिस्पेक्ट में लिखना है तो भी लिख सकते हो। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया डेफिनेशन का? यस सर। तो आप इसको नोट कर लो, तब फिर आगे बढ़ते हैं मोल के कैलकुलेशन के बारे में। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है मेरे पास, बोलो, कुछ पूछ रहे हो तो। सर ये जो हमारी जो क्लास होती है, सर मैंने कल भी एक बार देखा था कि कल भी आपने एक क्लास ले रहे थे जिसमें आपने मोलैरिटी मोल कॉन्सेप्ट जो मतलब पढ़ाया था उसमें। हाँ हाँ, वो तो 12th की क्लास थी वो। सर तो सर उसमें सर हमारा जो टाइम टेबल होगा सर कि हमारा कुछ मतलब जो जेईई के लिए प्रिपरेशन है जो उसके बिल्कुल लिए, बिल्कुल बिल्कुल, आपका सब रूटीन है। तो सर वो आपका रूटीन हमें भेज दीजिए। रूटीन आपको जब भी क्लास हो रही है ना, जैसे तो यस सर। वीक में देखो, वीक में 2 केमिस्ट्री की क्लासें होंगी, 2 आपकी फिजिक्स की क्लासें होंगी, इसी तरीके से आपकी मैथ की भी क्लासें होंगी। तो उसका आपको क्लास से पहले रूटीन आपको मिल जाएगा। जब भी आपकी क्लास होती है उसके पहले ही रूटीन मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप मैम से बात कर लेना, जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है उनको सेंड कर देना। तो जो आपका जो क्लास है उसका एक ग्रुप होता है, उसके ग्रुप में पहले से ही मैसेज डाल दिया जाता है कि आपकी क्लास कब है। आज वाली जो क्लास थी सर की थी, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास कहाँ पे होती है? हाँ, रिकॉर्डेड क्लास होती है ये। और आप इसका क्लास अगर छूट भी जाता है तो आप जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पे आप पहुँच के चाहो तो उसको ले भी सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास आप देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हमेशा याद रखना कि जो भी आपकी क्लास होगी वह क्या होगा, आपका बिल्कुल शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जो भी आपका टेस्ट होगा उसका पहले से ही टेस्ट प्लानिंग। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास।
जो भी आपका टेस्ट सर ऐप होगा, पे नहीं है रिकॉर्डेड क्लास, किसकी, आपकी आवाज ऐप ही, पे रिकॉर्डेड क्लास नहीं है हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है ये, सर, मिल जाएगा। ऐप पे नहीं है। अब देखो कहाँ पे है ये तो मुझे नहीं पता, पता करके हम जिस अगले दिन तुम्हें क्लास में जब आएंगे तो बता देंगे कि ये कहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप मैम से कांटेक्ट करोगे, जो भी मैम है या सर है, उनसे कांटेक्ट करोगे तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे और वो बता देंगे कि आपको कहाँ से ये मिलेगा। एक चीज और आप ध्यान रखना, जो भी आपके फॉर्म्स हैं, आपके जो भी फॉर्म्स हैं, अगर आपका इनकम्प्लीट फॉर्म है तो उसको कंप्लीटली आप फिलअप कर देना, क्योंकि इस वीक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी क्लास चल रही है। लेकिन अगले वीक में अगर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है तो आपको फिर क्लास प्रोवाइड नहीं की जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखना। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनका फॉर्म अभी भी इनकम्प्लीट है, तो प्लीज आप उसको जाके अच्छे से सबमिट कर दो, पूरा कंप्लीट कर दो, ताकि फिर आगे क्लास में आपको फर्दर कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। फिर सबसे पहले बताना भाई, एक टर्म आता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। तो देखो सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो जो ग्राम है किसी एटम का मास है, इसका मतलब इसको बोलते हैं कि फॉर एलिमेंट ओनली, ये केवल एलिमेंट या एटम के लिए होगा, फॉर एलिमेंट, एलिमेंट ओनली। ठीक है, इसको हम चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि जो मास है ये हमारे 1 मोल के इक्वल होता है, तो बोल सकते हैं कि जो मेरा वेट है ये वेट ऑफ 1 एटम है, एक एटम का वेट है। या इसको चाहे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो वेट है, ग्राम एटॉमिक वेट, वेट ऑफ 1 मोल एटम है, 1 मोल एटम। तो देखो बात एक ही है, हम चाहे तो इस टर्म में बोल सकते हैं या चाहे तो इस टर्म में बोले, चाहे तो इस टर्म में बोले, सब एक ही बात है। जैसे अगर हम ग्राम एटॉमिक वेट की बात करें, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा भाई, 12 ग्राम, बोलो। हाइड्रोजन का कितना होगा, बोलते जाओ थोड़ा सा, 1 ग्राम। 1 ग्राम, नाइट्रोजन का बोलो भाई, 14 ग्राम होता है। 14 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन का बोल दो, 16 ग्राम, 16 ग्राम। इसी तरीके से आप बता दो क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, ठीक है ना। तो बहुत सारे एटम्स आपके और भी होते हैं जिनके हम लोग ग्राम एटॉमिक मास को नोट करते हैं। तो एक एटम यानी 1 मोल एटम का जो मास होता है वही आपका क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरीके से ये देखना, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। और देखो ग्राम मोलिकुलर मास आप कैसे नोट करते हो, अब इसके लिए आप क्या बोलोगे भाई कि जो ग्राम मोलिकुलर मास है वह किसके लिए है, फॉर मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स के लिए, फॉर मॉलिक्यूल या आपका कंपाउंड्स को ही होगा। ठीक है, ये जो आपका मास होगा वह क्या होगा भाई, ये जो वेट होगा वह होगा वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल या 1 कंपाउंड बोल सकते हो, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, या इसी को आप बोल सकते हो वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, तो भी करेक्ट है, बोलो, तो भी हमारा करेक्ट है। अब बताना, जैसे मान लो आपके सामने CO2 है, 1 मोल मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स है, तो इसका मास कितना होगा आपका 44 ग्राम। इसी तरीके से अगर वाटर है आपके सामने, इसका मास कितना होगा भाई 18 ग्राम। अगर आपके सामने N2 लिखा हुआ है तो इसका मास कितना होगा 28 ग्राम। O2 लिखा हुआ मिल जाए, इसका मास कितना होगा 32 ग्राम। ये सब के सब 1 मोल मॉलिक्यूल हैं और इनका मास जो होता है वही कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के लिए। इसी तरीके से बता दो H2SO4 का कितना होगा 98 ग्राम। ठीक है, तो हमारा क्या है भाई, 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसी को ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो, तब फिर आगे बढ़ेंगे। सर एक चीज और पूछनी थी मेरे को सर,
हाँ, बिल्कुल पूछ लो। सर वो मैम ने बोला था वहाँ पे कि वो बुक वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, तो सर वो बुक सब कुछ होगा, बुक भी होगा, लेकिन ये जब आपकी क्लासेज जैसे कंटिन्यूस चलने लगेगी जब, और क्लासेज जब चलेगी तो आपको जो कुछ भी जैसे मिलने वाला है स्टडी मटेरियल चाहे जो कुछ भी, आप जो सेंटर होगा जहां से मैम से बात करोगे, मैम जहां पे आपको बुलाएंगे जिस सेंटर पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी अभी तक तो जैसे मान लो कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का फॉर्म फिलअप ही नहीं है, तो जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी, अभी नहीं स्टार्ट होंगी। तो आप एक बार जो कुछ भी इस मैटर के बारे में बात करना होगा मैम से बात कर लेना, कब से ये स्टार्ट होगा वो आपको एक फिक्स डेट बता देंगे, फिर आप जाओ तो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और बता दें, अगर मान लो अगर किसी को डाउट होता है क्लास में, तो देखो सबका डाउट क्लियर हो नहीं पाता, आपको भी पता है मुझे भी पता है, क्योंकि अगर एक लोगों का डाउट क्लियर होगा तो बाकी सभी लोग बैठे होते हैं, उनका फिर नहीं हो पाएगा, ऐसे चल नहीं पाता। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो जो नियरेस्ट सेंटर होगा आप वहां पे जाके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो, जो जिस दिन आपकी क्लास ना हो। ठीक है, ओके सर, ये थैंक यू। ये आपका कंप्लीट हो गया सभी लोगों का। यस सर। अब आते हैं यस कुछ सर। बेसिक तरीके पढ़ के आप आते हो मोल को कैलकुलेट करने का, उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो देखो भाई बेसिक तरीका आप क्या क्या पढ़ते हो, मुझे लगता है यहाँ पे जो लोग भी क्लास में प्रेजेंट हैं सबको आता है। अगर किसी एटम का मास गिवन है तो क्या करोगे, बोलो जल्दी से। इफ मास ऑफ एटम इज गिवन, मोलर मास क्यों होगा, एटम का मास गिवन है तो एटॉमिक मास होना चाहिए ना, फिर बोलो। अगर एटम का मास गिवन है तो क्या लिखोगे, गिवन मास ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक, मोलर मास। मोलर मास नहीं होगा भाई, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होगा, गिवन मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास। यानी नाम आपसे पूछा जाए आपका और बताओ पूरे गांव का, तो ऐसा थोड़े करोगे आप। अगर एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है तो एटम का ही मास रखोगे, अगर मॉलिक्यूल का गिवन होगा तब आप मॉलिक्यूल का रखोगे। मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन, अगर मॉलिक्यूल का मास गिवन है तब आप क्या करोगे भाई, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास रखोगे। तो मोल कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, मॉलिक्यूल गिवन है तो गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। नहीं, देखो फिर क्या बोल रही हो, मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल अपान क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास या इसी को बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास। अब सुनो भाई, कई लोगों का आंसर गलत आ रहा है, पहले मेरी बात सुनो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम लोग तो इंसान है और हम जब अपने कैरेक्टर की बात करेंगे तो क्या हम किसी जानवर से कंपेयर करेंगे क्या, पहले बताओ। हम अगर अपने कैरेक्टर की अगर बात करेंगे तो अपना कंपेयर किसी न किसी इंसान से ही करेंगे, हम किसी जानवर से नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी एटम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो उस एटम में जो कुछ भी प्रेजेंट होता है उससे करोगे, और मॉलिक्यूल के बारे में जो इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा आप उससे करोगे। ऐसा नहीं कि हम एटम के बारे में दे तो आप मॉलिक्यूल बताओ, और मॉलिक्यूल के मास के बारे में अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप उसका नंबर बताओ, ऐसा नहीं होता। जो कुछ भी दिया है और उसका जो एक मोल के लिए फिक्स होता है एटम का या मॉलिक्यूल का मास, उसी से कंपेयर करते हैं। एक तरह से सिंपल मोल क्या है, आपका कंपेयर है। अगर उस एटम या मॉलिक्यूल के बारे में अगर आपको नंबर्स दिया हो तो हम क्या करेंगे, उसके नंबर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे देखो अब तीसरा अगर कंसेप्ट अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा माइक बंद कर लो भाई, किसी की आवाज आ रही है, माइक बंद कर लो। किसी की आवाज आ रही है, जब बोलना हो तो माइक ऑन कर लिया करो और नहीं तो म्यूट कर लिया करो। इफ नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, इफ नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर्स ऑफ पार्टिकल कह दे रहे सबसे अच्छा, नंबर्स ऑफ पार्टिकल आर गिवन, अगर आपको किसी पार्टिकल का नंबर्स मिल जाए तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हो भाई,
मोल इक्वल टू क्या होगा? मोल इक्वल टू होगा गिवन नंबर्स ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर्स ऑफ पार्टिकल अपान में क्या होगा भाई? अवोगाड्रोज नंबर। जो नंबर्स आपका फिक्स होता है, और कितना फिक्स होता है आपका? 6.022 into 10 का पावर 23। अब सुनो भाई, जो हमने यहाँ पे पार्टिकल नोट किया है, ये पार्टिकल आपका क्या हो सकता है? हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं। पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, आप साइड में लिख लेना कहीं पे। पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और यही पार्टिकल आपका आयंस हो सकता है, या पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू हो सकती है। तो पार्टिकल आपका एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कुछ भी हो सकता है। इसलिए बार बार इनको ना लिखना पड़े, तो इसीलिए हम इनके जगह पे क्या लिख दिए? पार्टिकल लिख दिए। एक और तरीका पढ़ के आते हो, तो पहले इन तरीकों को देख लो, नोट कर लो, तब फिर उस पे आते हैं। तो 4 बेसिक तरीके को हम लोग पढ़ते हैं, और इसके अलावा मोल को कैलकुलेट करने का जितना भी पॉसिबल तरीका होगा वे सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी के जो तरीके हैं वह डिराइव है, इन्हीं 4 बेसिक तरीकों से कहीं ना कहीं वह निकल के आता है। ठीक है, ये हो गया सभी लोगों का? यस सर। रिमूव कर दे इसको। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, जो 4th आपका बेसिक तरीका है, ये भी आप सभी लोगों को पता है। आपका आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन बताओ जल्दी से। इन आइडियल गैस इक्वेशन सर PV इज इक्वल टू NRT। बिल्कुल सही, PV इक्वल टू NRT। अब देखो, यहाँ पे N क्या है? आपका मोल है। और जब आप मोल को कैलकुलेट करते हो, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ध्यान क्या देते हो? प्रेशर जो होगा वह एटमॉस्फेयर के यूनिट में होना चाहिए। प्रेशर एटमॉस्फेयर के यूनिट में। यहाँ पे जो वॉल्यूम लोगे वह किस यूनिट में होना चाहिए? लीटर में। आर की जो वैल्यू आप यहाँ पे लेते हो वह होना चाहिए लीटर एटमॉस्फेयर में। और यहीं पे टेम्परेचर आपका किस यूनिट में होगा भाई? केल्विन में। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं भाई? मोल को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सुनो, जो यहाँ पे पी था आपका वह क्या था भाई? प्रेशर। पी आपका प्रेशर था। और आपको पता है, चलो बताओ, 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना mmHg होता है? याद आ रहा है कुछ कि लॉकडाउन में सब भूल गए? बोलो। सॉरी, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। इसी तरीके से वॉल्यूम V क्या है भाई? आपका वॉल्यूम है। और आप 1 लीटर में 1000 ml लिखते हो। फिर इधर आते हैं, यहीं पे देखो भाई, R की वैल्यू आई। R की वैल्यू हमारा क्या हो सकता है? R हमारा है गैसियस कांस्टेंट। गैसियस कांस्टेंट। और R की 3 वैल्यू होती है। आप स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ के आए होंगे जब 11th में पढ़ते हो तब, या थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हो तब। वहां पे R की 3 वैल्यू आपको मिलती है। एक वैल्यू होता है 0.0821। 0.0821 ये होता है लीटर एटमॉस्फेयर में। लीटर एटमॉस्फेयर में। और एक वैल्यू होता है 8.314, और ये होता है आपका जूल में, ये जो वैल्यू होती है। और एक वैल्यू और होता है आपका 1.97 के आसपास होता है, लेकिन हम इसको 2 लिखते हैं। ये क्या होगा भाई? कैलोरी। तो 3 R की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू लेनी है? लीटर एटमॉस्फेयर वाली, ये वाली वैल्यू। टेम्परेचर, T आपका क्या था? टेम्परेचर था। और टेम्परेचर आप केल्विन में अगर निकालते हो, केल्विन टेम्परेचर, तो क्या करते हो? डिग्री सेल्सियस में आप 273 को ऐड कर देते हो, तो आपको केल्विन टेम्परेचर मिल जाता है। ठीक है,
तो ये 4 बेसिक तरीके को आप नोट कर लो और फिर आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि जो फिजिकल हमारा चैप्टर्स होते हैं ना, इसमें थ्योरी कम होती है, न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है थ्योरी आपकी जितनी है उस पर आप न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। सभी लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? हर एक चीज क्लियर है? नो सर। नो सर। देखो, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा। आप अपनी प्रॉब्लम बताना, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत लोग संकोची होते हैं, जल्दी बोलते ही नहीं है। घरों में तो बहुत बोलते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद उनकी आवाज नहीं आती। तो आप संकोची मत बोलना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार उसको थोड़ा सा बोल दोगे तो हमें भी पता चल जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो हम फिर उसको का सोल्यूशन बताएं। ठीक है, ये सभी लोगों का कंप्लीट हो गया? रिमूव करा जाए? यस सर। सर। यस सर। एक क्वेश्चन आते हैं भाई, फाइंड नंबर्स ऑफ मोल, फाइंड नंबर्स ऑफ मोल इन फॉलोइंग। तो आपको नंबर्स ऑफ मोल बताना है फॉलोइंग्स में। सबसे पहले हमारे पास है 27 ग्राम एल्युमिनियम, देन हमारे पास है 2.2 ग्राम CO2, हमारे पास है 3.01 इंटू 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हमारे पास है 224 ml ऑफ NO2 गैस exerting pressure 380 mm Hg at 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो कोशिश करोगे? बोलो, अगर आप कोशिश करोगे तो 1 मिनट का टाइम देंगे, नहीं तो बोलो फिर हम बता दें। यस सर, करेंगे कोशिश। यस सर, कर रहे हैं कोशिश सर। कोशिश करो फिर आप, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है, मुझे तो करनी नहीं है। जल्दी करके बताओ, क्योंकि सब आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें ताकि आपका हर एक छोटा कंसेप्ट हो चाहे बड़ा कंसेप्ट हो, सब क्लियर हो जाए। जो हमने 4 बेसिक आपको मोल निकालने के तरीके को बताया है, उसी पे है ये। चलो, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया भाई? मुझे लगता है फर्स्ट वाला सब लोग कैलकुलेट कर चुके होंगे। यस सर, 0.9। सर 1 आया है। कितना आया है? कोई एक आदमी बताओ पहले। सर 1 आया है। सर 0.9 समथिंग। 0.9 कैसे आएगा? 1 आएगा। बना रहा है सर। हाँ, अभी आपने फॉर्मूला देखा है, मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोल एटॉमिक मास। गिवन मास ऑफ एटम, गिवन मास ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक मास। आपका पहला तरीका यही था। और आपको पता है कि जो एल्युमिनियम का मास गिवन है वह 27 ग्राम है, और एल्युमिनियम एटम का जो एटॉमिक मास होता है वह भी 27 ग्राम ही होता है। तो मोल आपका 1 आ गया ना फिर तो आपका फर्स्ट वाले का आंसर 1 हो गया। सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड वाले में है 2.2 ग्राम ऑफ CO2, और आपको पता है, देखो सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या था? अब मॉलिक्यूल है तो गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल कहोगे। हम फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला भी साथ साथ याद होता चले।
गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल अपान में क्या होगा भाई, मोलर मास। मोलर और अभी कुछ देर पहले हमने CO2 का मोलर मास आपको लिखवाया था ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में, कितना था भाई 44 ग्राम। बताओ ये कितना आया, 1/2 यानी कि 0.05 होगा क्या? 0.05 ग्राम। बिल्कुल सही आ रहा है आपका। तीसरा आ जाओ भाई, तीसरा आप बताओ क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है, मास गिवन है क्या? तीसरे वाले में मास गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर्स गिवन है तो आप नंबर्स वाला तरीका अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा भाई, मोल इक्वल टू क्या होगा, नंबर्स ऑफ पार्टिकल अपन अवोगैड्रो नंबर। हम इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि नंबर्स ऑफ पार्टिकल को कैपिटल एन से आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल है वह कितना है आपके सामने, 3.01 इंटू 10 का पावर 22 और अवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10 का पावर 23। देखो भाई कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्या, अगर आपका ऊपर वाली वैल्यू 3.01 ना दे के केवल 3 दिया होता तो नीचे your voice is not clear and screen हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर सर हो जा रहा है और माइक तो एक जगह फिक्स है तो इसकी वजह से हो सकता है। देखो ऊपर वाले अगर हम ये कह रहे हैं, कई बार कई लोग क्या करते हैं, देखो सब लोग नहीं करते, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि ऊपर अगर एक वैल्यू दी गई है नंबर्स की एक टर्म में, एक नंबर के टर्म में, और ऊपर नीचे आप पूरा वैल्यू अगर रखोगे 6.022 और उस समय कैलकुलेशन करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर आएगा नहीं, आंसर तो आएगा, एक्यूरेट आएगा, लेकिन उसमें आपको टाइम बहुत लगेगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान देते हो, कैलकुलेशन करते हो तो थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करते हो, उसमें क्या करते हो, ऊपर जितने टर्म में दिया गया है यानी 3.01 के टर्म में है तो नीचे भी हम उसी के टर्म में लेंगे 6.02 के टर्म में, ज्यादा कोई डिफरेंस भी नहीं है वैल्यू में और आपका आंसर भी एकदम बिल्कुल आता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना, आंसर इसका कितना होगा भाई 0.05। तो यहां से होगा 1/2 आ रहा है और 1/2 का मतलब 0.5 और ये 1/10 हो रहा है 0.05। यहां तक किसी को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबका आया होगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इस पे अब आते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन पे ये कितने लोग किए हो अटेम्प्ट पहले बताओ, कैलकुलेशन लीजिए। कोई हाँ, अटेम्प्ट मैंने किसी का आंसर कुछ आया है? चलो हम इसी को बताते हैं, ऊपर की बाकी चीजें हम रफ कर दे रहे हैं, लास्ट वाले को छोड़ के सब रफ कर रहे हैं और यहीं पे फिर बता रहे हैं। जो आपका फोर्थ वाला था, सबसे पहले देखो वॉल्यूम एमएल में है 224 ml गिवन था, इसको तुरंत लीटर में कन्वर्ट करो, क्या करोगे भाई 224 इंटू 10 का पावर -3। बोलो क्लियर है सबको, ये क्यों कर रहे हैं, ml से इसको किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर में, ठीक है ना। अब सुनो, जो प्रेशर आपको गिवन है वह mmHg में है और फॉर्मूले में किसको में चाहिए था, एटमॉस्फेयर में, तो आपको पता है कि 760 mmHg 760 mmHg में 1 एटमॉस्फेयर आपका होता है, तो क्या आप 380 में नहीं बता सकते क्या, जस्ट इसका आधा है, तो बताओ कितना एटमॉस्फेयर होगा भाई, हाफ एटमॉस्फेयर होगा, जस्ट इसका आधा हमने दिया है। इसी तरीके से आपको जो टेम्परेचर है वह डिग्री सेल्सियस में, तो 0 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा 273 केल्विन होगा। हम सबको कैलकुलेट कर लिए, अब हमारा फॉर्मूला क्या देखना, मोल इक्वल टू प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर के यूनिट में चाहिए होता है, वॉल्यूम लीटर में चाहिए होता है, आर की वैल्यू हमें 0.0821 चाहिए लीटर एटमॉस्फेयर की, और टेम्परेचर हमारा किसमें, केल्विन, यही हमारा फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो देखो फॉर्मूले पे पुट करोगे, प्रेशर 0.5 हो गया, वॉल्यूम आपका कितना है भाई 224 इंटू 10 का पावर -3, आर की वैल्यू 0.0821 और यहाँ पे ये 273, इसको सॉल्व करके एक बार चेक करके बताओ कितना आ रहा है 0.005। 0.005, बिल्कुल करेक्ट है। एक चीज ध्यान में रखो, ये वैल्यू आपको कई जगह मिलेगी, इस वाले वैल्यू की बातें हम कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू आपको कई जगह मिलेगी, और ये जानते हो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, ये आपको थर्मोडायनामिक्स में भी मिलेगा। और
ये जब भी वैल्यू मिले अब डायरेक्ट क्या करना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 22.4 होगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.0821 इंटू 273 को तो वह 22.4 होगा। अब सुनो, जब नीचे 22.4 है तो ऊपर वाला वैल्यू देखो सिमिलर हो गया, अब यहां से इक्वली एकदम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सब लोग कर लो तो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबको क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर, क्लियर। तो फिर आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. चलो, एक क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, पहले नंबर्स ऑफ मोल, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल numbers of atom, फिर numbers of जहां पे एटम लिखे हो each एटम कर ले, numbers of each atom, देन कॉमा करके numbers of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in 9.8 ग्राम H3PO4। चलो अटेम्प्ट करेंगे भाई, इसको बोलो, अटेम्प्ट करोगे? चलो Yes. जल्दी से करो, यस सर। थोड़ा बहुत करो, फिर इसके बाद हम बताना चालू कर देंगे। सबसे पहले आपका काम क्या भाई, मोल को कैलकुलेट करना, और जब मोल को कैलकुलेट कर लोगे तब आप मॉलिक्यूल चाहे एटम या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर्स को आप बता सकते हो। चलो, तो हम साथ साथ चल भी रहे हैं। सबसे पहले देखो मोल को कैलकुलेट करते हैं, और मोल निकालने का बेसिक तरीका यही है कि जो मास होगा, अगर एटम का मास होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मास होगा तो मोलर मास हम रख देंगे, मोलर मास। और देखो यहाँ पे हमें अगर इसका अगर मास देखें तो इसका मास कितना आ रहा भाई, 3 ग्राम हाइड्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का 3 है तो 99 ग्राम, और यहाँ पे कितना हो रहा है 31 और इसका 64, टोटल हो जाएगा 98 ग्राम, ठीक है। अब सुनो, ऊपर की जो वैल्यू गिवन है, मास कितना गिवन है 9.8 ग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है, और इसका मोलर मास 98 है, तब तो बहुत आसान हो गया। 9.8 अपान क्या हो जाएगा भाई 98, कितना मोल निकल के आ गया 0.1। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अब देखो, आपने मोल को कैलकुलेट कर लिया, इस वाले टॉपिक को कैलकुलेट कर लिया। फिर क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। अभी आप पढ़ के आ रहे हो, पढ़ के क्या आ रहे हो भाई कि मोल जो होता है, वाले मोल पे आ रहा है, मोल का फॉर्मूला, मोल इक्वल टू होता है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। सबको क्लियर है ना ये फॉर्मूला? बोलो भाई। यस सर। अभी आप पढ़ के ही आ रहे हो। 8 आ रहा है अगर मॉलिक्यूल, आपको इसमें नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है, 9.8 ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करनी है तो मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर कर लो। ये आपका एक तरीका भी बन गया नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करने का। ये आपका एक बेसिक तरीका भी बन गया नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करने का। अब हम इस वाले में क्या कहेंगे भाई कि हमारे पास मोल कितना था 0.1 और यहीं पे अवोगाड्रो नंबर है Na, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.1 Na।
ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल ही हम कैलकुलेट कर पाए। अब क्या है आपके सामने, नंबर्स ऑफ ईच एटम। अब सुनो, आपसे कह रहे कि नंबर्स ऑफ ईच एटम बताना है। सबसे पहले देखो भाई, ये वाला फॉर्मूला जो पढ़े वो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल के लिए केवल नहीं था, ये फॉर्मूला था नंबर्स ऑफ पार्टिकल के लिए, जिसमें एटम भी था, मॉलिक्यूल भी था, आयंस भी थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी थे। हम इस वाले फॉर्मूले को एक बार फिर से नोट करें, तो मोल इक्वल टू क्या होगा भाई, नंबर्स ऑफ एटम, नंबर्स ऑफ एटम अपान में अवोगाड्रो नंबर। और अब हम क्यों नंबर्स ऑफ एटम जब बताना है, तो नंबर्स ऑफ एटम क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। अच्छी एक बात बताओ, जो ये वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे वह केवल एक मोल के लिए होगा या बहुत सारे मोल के लिए, बहुत सारे एटम्स के लिए? कौन बता रहा है, जल्दी बताओ। सभी के लिए। केवल एक के लिए। क्लियर है आपको? ये नंबर्स ऑफ एटम केवल एक एटम के लिए है, लेकिन अगर हमको किसी मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारा एटम है, ज्यादा एटम है, और उस एटम के बारे में, जिस एटम के बारे में पूछे, अगर उसकी संख्या एक से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, उस नंबर से, उस वैल्यू से जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करोगे, और उसी नंबर्स को क्या बोलते हो भाई, एटॉमिसिटी। देखो, एटॉमिसिटी कहो या टोटल एटम कह दो, बात एक ही है। तो हम एटॉमिसिटी नहीं लिख रहे हैं क्या करें भाई, टोटल एटम, टोटल एटम। और इस तरीके से अगर आपको नंबर्स ऑफ एटम कैलकुलेट करना है तो एक नया तरीका मिल गया, जैसे कि मॉलिक्यूल मिला था, तो मॉलिक्यूल था, अगर उसी में आपने एटम से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर्स ऑफ एटम हो जाता। अब जैसे H3PO4 है हमारे पास, H3PO4 में टोटल एटम को काउंट करके देख लो कितना, कौन सा है। हाइड्रोजन आपके पास 3 एटम है, फास्फोरस 1 एटम, और ऑक्सीजन कितना है, 4 एटम। अगर आपसे नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछे, हाइड्रोजन एटम क्या करोगे भाई, मोल होता है 0.1, अवोगाड्रो नंबर होता है Na, और टोटल एटम कितने हाइड्रोजन के, 3, तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर कितना होगा, 0.3 Na। क्लियर है बिल्कुल? बोलो भाई। यस सर। चलो जल्दी से बता दो, नंबर्स ऑफ फास्फोरस एटम कितने होंगे, नंबर्स ऑफ फास्फोरस एटम कितने होंगे? एक ही एटम है ना आपका, फास्फोरस तो एक ही है सर 0.1 Na। हाँ बिल्कुल सही। ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे आपके, मोल तो आप पहले ही 0.4 एन 0.4 Na डायरेक्ट लिख दें, समझ रहे हो ना? चलो, तो इसको आप नोट कर लो। अभी भी पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ कंप्लीट हुआ है नंबर्स ऑफ ईच एटम। ये सबको क्लियर है? ये हो गया कंप्लीट? यस सर, हो गया। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पे आते हैं, इनके भी तो नंबर्स कैलकुलेट करने हैं हमको। सर 2 मिनट रुको, फिर आप मत करना। कोई बात नहीं, आप कर लो तभी हम करेंगे। अब रफ कर दे, बताओ। सर 1 मिनट बस। अभी भी
सर कर दो रफ। चलो अभी केवल हम ये वाला कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है भाई, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छी एक बात बताओ, तुमसे क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करते हो किसी एटम में? किस आधार पे करते हो? किस एटम में इतना इलेक्ट्रॉन्स है और इतना प्रोटॉन्स है? कोई एक आदमी बताए। सर हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। सर एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर थे। हाँ, एटॉमिक मास से नहीं करते। देखो भाई, जैसे आप किसी भी अगर एटम की बात करें तो किसी भी एटम में हम लोग क्या देखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर भी हमारा किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल में ले लो, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होता है और आप क्या कहते हो भाई, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे आप नियॉन को ले लो, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, आप क्या बोलते हो कि उसका इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 8 होता है। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं। कार्बन को ले लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। तभी तो आप कहते हो ना, 2 इनर वाले में होते हैं और 4 क्या होते हैं? आउटर सेल वाले में होते हैं। ठीक है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू। आप सुनो, जो आपके सामने मॉलिक्यूल है H3PO4, इसमें आप काउंट करते हैं H3PO4 में कितने आपके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है या प्रोटॉन की वैल्यू है। किसी एक को काउंट कर लोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, टोटल 3 एटम्स है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से, 15। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। टोटल कितने हैं? 4। इनको मल्टीप्लाई करके देखो 50 आ रहा है क्या? यानी आपके 50 इलेक्ट्रॉन्स और 50 प्रोटॉन्स H3PO4 में प्रेजेंट है। बोलो ये क्लियर है सबको? आप सुनो, अभी आपने जो मोल का फॉर्मूला पढ़ा था पार्टिकल वाला, मोल इक्वल टू होता है नंबर्स ऑफ पार्टिकल या नंबर्स ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या आयंस या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो नंबर्स ऑफ, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें या न्यूट्रॉन की बात करें तो भी तो वही होगा फॉर्मूला अभी भी। तो यहाँ पे आते हैं, अब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या कहोगे भाई कि ये होगा मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर इनटू जितने इलेक्ट्रॉन्स में आप देख रहे हो उतने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स की वैल्यू। तो इस तरीके से एक आपको और तरीका मिल गया। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं इसमें, तो बता सकते हो। तो क्या होगा, मोल आपके सामने कितना है? 0.1, अवोगाड्रो नंबर Na, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 50, या प्रोटॉन्स कितने हो गए? 50। न्यूट्रॉन्स की वैल्यू यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे ये सिर्फ जो वैल्यू बता रहे हैं केवल अभी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बता रहे हैं। न्यूट्रॉन्स को भी बताएंगे कितना आ रहा है, 5 Na होगा ये। अब आते हैं न्यूट्रॉन्स की वैल्यू को कैसे बताओ। तो देखो, न्यूट्रॉन्स आप 10th क्लास से निकालना समझ के आते हो। न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालते हो किसी एटम में? कौन बता रहा है? सर A-Z, मतलब प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का बिल्कुल नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मास नंबर आपका होता है, मास नंबर इक्वल टू क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यही चीजें आप बता रहे थे जेड के टर्म में। तो मास नंबर जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और यहां से अगर न्यूट्रॉन की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है तो मास नंबर में से माइनस कर दो। और आपका मास नंबर है कितना भाई? मास नंबर आपके पास है 98, और प्रोटॉन अभी कैलकुलेट कर चुके हो, कितना था? 50। तो बताओ कितना आ गया? 48 आया। और अगर आपको नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन बताना है, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या होगा? वही वाला तरीका,
ये तो तीनों के लिए था, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू क्या होगा 4.8, यानी आंसर हो जाएगा 4.8 N। इस तरीके से आपने क्या देखा, क्वेश्चन एक था लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी थी जो आपसे पूछी जाती। अब जाके ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस अगर सर। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, अब देखो हम क्वेश्चन करवाते तो अलग अलग क्वेश्चन करवाना पड़ता, तो एक ही क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको हमने यही दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगर ये कंप्लीट हो जाए तो। रिमूव कर दे इसको। यस सर कर दो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम लीटर में है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस exerting pressure 1 atmosphere at, देखो दो अलग अलग टेम्परेचर है, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। कौन बता रहे, जल्दी बताओ। जो आपका फोर्थ बेसिक तरीका हमने मोल को कैलकुलेट करने का बताया था, ये उसी पे है, तो आप जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो मुझे। सर ए पार्ट का 22.4 और बी पार्ट का 22.7। नहीं, बी पार्ट वाला आपका गलत आ रहा है, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल करेक्ट आप बता रहे हो। बी पार्ट वाला क्या होगा, फिर से कैलकुलेशन देख कर चेक करो एक बार। फर्स्ट पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन बी पार्ट में कुछ मिस्टेक है, आपकी वैल्यू कम आ रही है, कुछ ज्यादा होगा। चलो देखो, अभी आपने एक तरीका देखा था भाई, यहां पे बता रहे हैं मोल निकालने का तरीका क्या था, प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वॉल्यूम आपका लीटर में, आर की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं 0.0821 लेते हो, और टेम्परेचर आप केल्विन में लेते हो। यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर हैं, उसी की बात करेंगे। जो पहला क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में 1 मोल गिवन है, प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम आपको बतानी है, आर की वैल्यू 0.0821 होता है, और टेम्परेचर आपको यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या भाई, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन, और 25 का मतलब है 298 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रखना था 273। अभी हम कुछ देर पहले आपको बता रहे थे कि ये वाला जो है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे बार बार ये मिलेगा, 22.4, इसकी वैल्यू 22.4 आएगी। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम इन लीटर आपको बताना है तो इसकी वैल्यू तो आपकी आ गई 22.4 लीटर, यानी फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। सेकेंड वाले में आओ, सेकेंड वाले में मोल 1 है, प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इन लीटर है, आर की वैल्यू उतनी ही है 0.0821, बदला तो क्या बदला भाई, सिर्फ टेम्परेचर, और ये हो गया 298 केल्विन। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24.6 के राउंड आएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 24.6 के राउंड आएगा, यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम आप निकालते हो वह कितना होगा भाई, 24.6। ठीक है, अब इससे क्या समझे आप, कि जब आपको क्वेश्चन में 1 लीटर और 0 डिग्री सेल्सियस दे तो आपका फिक्स्ड वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर, लेकिन अगर आपको 1 एटमॉस्फेयर और 298 केल्विन टेम्परेचर दे, यानी 25 दे, तब आपका वॉल्यूम आता है 24.6 लीटर। अब देखो, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है और जो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जो 0 डिग्री वाला सेल्सियस है, इसी को मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। लेकिन जब थर्मोडायनामिक्स के अंदर आते हैं और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा या रूम टेम्परेचर कितना होगा, तो आप वहां पे 25 डिग्री सेल्सियस को बताते हो।
और उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग जो रूम टेम्परेचर होता है उस पे आपका वॉल्यूम कितना होगा, तो 24.6 आ रहा है। ठीक है, तो ये इस पे भी एक आपका डिराइव फार्मूला बनता है मोल को कैलकुलेट करने का। पहले इसको नोट करो तब फिर हम करवा रहे हैं, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। कर लिया सर नोट। चलो हेडिंग करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो प्रेशर होगा वह आपका होगा 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम जो निकल के आएगा वह होगा 22.4 लीटर, और जो टेम्परेचर लेते हो 0 डिग्री सेल्सियस होगा किसमें भाई, मोल कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट। इसी को एसटीपी भी बोल देते, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। लेकिन अगर हम थर्मोडायनामिक्स में चलते हैं तो प्रेशर तो उतना ही है, वॉल्यूम निकल के कितना आएगा 24.6 लीटर, और ये तब आएगा जब आपका टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान देना भाई। ठीक है, तो इस बात को देना, ये किसमें होगा, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में। अब देखो इससे आपको एक कंसेप्ट क्या मिला, इससे कंसेप्ट ये मिला कि जब एसटीपी पे अगर कोई भी वॉल्यूम आपको गिवन होगा, एसटीपी पे, जैसे अगर हम फिफ्थ तरीके की बात करें, 4 बेसिक तरीका पढ़ चुके थे, फिफ्थ वाले पे आते। इफ वॉल्यूम इज गिवन इन, इफ वॉल्यूम इज गिवन एट एसटीपी, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अगर इस पे आपको वॉल्यूम गिवन है तो 1 मोल के लिए आपकी वैल्यू फिक्स होती है कितना, 22.4 लीटर। इसी से आप निकाल सकते हो। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मोल हो जाएगा ये वॉल्यूम किस पे है, एसटीपी पे, ठीक है, अपान में 22.4 लीटर। ठीक है, या अगर ऊपर वाली वैल्यू अगर आपको एमएल में होगी तो नीचे एमएल की वैल्यू रखोगे 22400 ml। ठीक है, तो एक बेसिक तरीका आपका ये भी बन गया। तो आपका एक और बेसिक तरीका मोल को कैलकुलेट करने का बन गया। तो एक बेसिक तरीका क्या है, एक तरह से कह सकते हो कि ये डेराइव फार्मूला है, जो आपका 4th तरीका था उसी से आपने कैलकुलेट किया है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। आप बताते रहना जहां भी किसी को अगर थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलो इसको रिमूव किया जाए। 2 मिनट से। देखो किसी बच्चे की आवाज आ रही है, बच्चा भी पढ़ रहा है क्या? एक मिनट नोट करो तब फिर बोल।
चलो ये कंप्लीट हो गया सबका। यस सर। इसके बाद आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ Na। ठीक है, तो आपको नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल बताना है इन टर्म्स ऑफ Na के। ठीक है, इन फॉलोइंग। अब आपके सामने क्या क्या है थोड़ा सा देखना। सबसे पहले आपको गिवन है 3.42 ग्राम ऑफ केन शुगर, 3.42 ग्राम ऑफ केन शुगर। देन आपको गिवन है 5.6 लीटर ऑफ NO2 गैस, NO2 गैस एट STP। ये समझ गए ना कौन सा क्वेश्चन है अभी जो बता रहे थे। और देन फिर आपको कैलकुलेट करना है 1 लीटर ऑफ वाटर हैविंग डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। ठीक है, और फिर आ जाओ, और एक आपको कैलकुलेट करना है 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम। देखते हैं कौन कैलकुलेट करता है, जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि सब कुछ पढ़ चुके हो आप लोग। तो बोलो भाई कैलकुलेट करके बताओ या हम बताएं? मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? कोई नहीं बोल रहा है। चलो बताओ भाई, करोगे या हम करके बताएं? कोई नहीं बोल रहा है। सर कर रहे हैं। अच्छा, करने में व्यस्त हो इसलिए नहीं बोल रहे हो। सर केन शुगर का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? केन शुगर जो होता है आपका सुक्रोज होता है, C12H22O11। ठीक है, C12H22O11 आपका केन शुगर होता है। लेकिन याद रखना, आपको जब भी मोल कैलकुलेट करने के लिए देगा उसमें आपको केमिकल फार्मूला नहीं दिया होता, आपको खुद से जानना होगा, खुद से लिखना भी होगा। चलो भाई एक एक करके करते। सबसे पहले देखो आपके सामने क्या है, 3.42 ग्राम ऑफ केन शुगर। तो मोल कैसे कैलकुलेट करोगे? मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास। ठीक है, मास अपान मोलर मास। सर फर्स्ट का आंसर है 6.022 इंटू 10 की पावर 21। ये तो ध्यान दो हमने क्या लिखा था, इन टर्म्स ऑफ एन ए के टर्म में ही बताना, उसकी वैल्यू नहीं लिखनी। 0.01 ml। ये हो गया 3.42
01 Na 342, ये आ जाएगा 0.01, यही तो हुआ। और नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होगा 0.01 Na। क्लियर है भाई सभी को ना? फर्स्ट वाला क्वेश्चन किसी का गलत तो नहीं है? सेकंड वाला क्वेश्चन मैच करना। आपके सामने क्या इंफॉर्मेशन है? 5.6 लीटर ऑफ NO2 गैस एट STP, और अभी आप पढ़ के आ रहे हो मोल कैलकुलेट करने का तरीका। वॉल्यूम अगर आपको STP पे गिवन होगा तो डायरेक्ट आप क्या करोगे? 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे। वॉल्यूम कितना था भाई? 5.6 लीटर, और ये था 22.4। इसको सॉल्व करोगे तो 1.4 के राउंड आएगा क्या? बोलो। तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा 1/4 का मतलब 0.25 होता है ना? बोलो। 0.25 Na मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर करके ये वाला वैल्यू निकालते हो। तीसरा आ जाओ। अब ये बार बार फार्मूला नोट नहीं कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। तीसरे वाले क्वेश्चन में ध्यान दो थोड़ा सा। 1 लीटर ऑफ वाटर हैविंग डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। अच्छे, मुझे कौन बता रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, जो 4 बेसिक तरीके थे उसमें से किस बेसिक तरीके पे ये क्वेश्चन है? जल्दी बताओ। सर वॉल्यूम पर नहीं, लीटर और ml में PV is equal to nRT। नहीं, ध्यान नहीं दिए आप। वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन है, और आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आते हो भाई, अब भूल जाते हो। भूलने की आदत बहुत बेकार है। मास इक्वल टू क्या होता है आपका? मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। नहीं पढ़े हो क्या? भूल गए थे? बोलो। मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और आपको इसमें दोनों चीज दी गई है, तो क्या मास नहीं कैलकुलेट कर सकते वाटर का? बोलो। बताओ कितना होगा? पहले एक चीज और ध्यान दो, 1 लीटर ऑफ वाटर लिखा है, लेकिन जो भी मॉलिक्यूलर वेट होता है, किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट लिखते हो तो वह सिर्फ और सिर्फ ग्राम में होता है, वह केजी में नहीं होता, लीटर में नहीं होता, यानी सीजीएस यूनिट में आप लिखते हो। अब यहाँ पे सुनो, 1 लीटर की वैल्यू क्या होगी भाई? 1000 ml होगा। बोलो। अब जाके कर सकते हो। वॉल्यूम 1000 ml है और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। ये भी ml था, ml से ml कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम आ जाएगा। मोल कैलकुलेट करोगे कितना होगा भाई? मोल हो जाएगा 1000 बाई वाटर का मोलर मास कितना होता है? जल्दी बताओ। 18। तो 1000 बाई 18 करोगे, क्या पता चल जाएगा? मोल। ये नियरली आ जाएगा 55.55 के राउंड। तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल आपका बताना आसान हो गया। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? बोलो। 55.5 Na। क्लियर है सबको? यस सर। लास्ट क्वेश्चन आ जाओ। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम है। इसका मतलब क्या है भाई? सबसे पहले मोल को कैलकुलेट करो। फोर्थ वाले में मोल आप निकालने का तरीका आपको पता होता है, क्या होता है भाई? मोल इक्वल टू होगा, कितना मास गिवन है? 0.05। ठीक है। अब वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है? 18। ये आपका क्या पता चल गया? मोल। अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल आपको बताना है, तो जब नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल बताना है तो क्या करोगे? 0.05 अपॉन 18 इंटू Na। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करे। 1 ड्रॉप है, 1 ड्रॉप का मतलब एक मॉलिक्यूल, एक ही में आपको बताना है। अगर उसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी ड्रॉप की तो उससे उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे 1 ड्रॉप है, करो या ना करो आंसर उतना ही है। ठीक है, तो जल्दी से कर लो। इसके बाद आगे आते हैं कि मोल को कैलकुलेट करने के टोटल कितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। कंप्लीट हो जाए तो बता दो जल्दी से।
डन सर। सभी का हो गया? रफ किया जाए, बोलो। चलो अब क्या करने के बाद बोल रही हो? इधर देखो, अब मोल को कैलकुलेट करने के तरीके की बात करें, एक बार बिल्कुल ध्यान से इधर देख लो, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आप बताओगे सबसे पहला बेसिक तरीका क्या पढ़े थे? मास अपान क्या होगा? एटॉमिक मास। बोलो, पढ़े थे? मास अपान एटॉमिक मास। अगर ऊपर का मास एटम का होगा तो, और ऊपर का मास ये वाला गिवन मास अगर किसी मॉलिक्यूल का होगा तो क्या कहोगे भाई? मोलर मास। यही तो शुरुआत के दो बेसिक तरीके पढ़े थे, बोलते रहो हाँ या ना। यस सर। अब सुनो, दूसरा बेसिक तरीका क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ पार्टिकल अपान अवोगाड्रो नंबर। याद आ रहा है? ये एन जो लिखे ये क्या है? ये एटम भी हमने कहा था कि हो सकता है, ये आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और ये आपका क्या हो सकता है? आयंस। ये आपका हो सकता है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स। इसके अलावा आ जाओ, फोर्थ बेसिक तरीका आपने क्या पढ़ा था भाई? जल्दी बोलते जाओ, अब तो याद हो जाना चाहिए। देखो कोई नहीं बोल रहा है, सब बैठे हो आराम से। प्रेशर किस में होना चाहिए? एटमॉस्फेयर में। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। आर की वैल्यू 0.0821 लेते हो आप, ठीक है? और टेम्परेचर किस में लेते हो भाई? केल्विन में, ठीक है? ये बेसिक तरीके आप पढ़ चुके हो। इसके अलावा एक तरीका और भी पढ़े थे, अगर इसी वाले से जो डेराइव फार्मूला बन के आया था, क्या था? अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर वॉल्यूम गिवन है तो वह क्या था भाई? अगर आपको एसटीपी पे गिवन है अपॉन 22.4 लीटर, या यही वैल्यू क्या हो जाएगी? 22400 ml। क्लियर है सबको? देखो भाई, किसी की आवाज आ रही है, थोड़ा सा कम करो, अपनी माइक बंद करो। इधर देखो, इसके अलावा क्या पढ़े थे आप? एक अभी डेराइव फार्मूला भी पढ़े हो, ध्यान दो, आपको अभी ध्यान में आ रहा होगा। अभी आपने पढ़ा था, अगर डायरेक्ट आपको मास ना गिवन हो तो क्या करोगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दोगे। पढ़े थे? बोलो सर। अगर हमें कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट मास नहीं गिवन होता, वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में होता है, तो हम क्या करेंगे भाई? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके मास निकाल लेते हैं, और मोलर मास से डिवाइड करके, किसी काम के नहीं, गेहूं में डालने सारे, ठीक है? और मोलर मास से डिवाइड करके क्या कर लेते हैं भाई? आपका मोल को कैलकुलेट कर, ठीक है? कभी कभी थोड़ा सा ब्लर इसलिए हो जाता होगा, जानते हो क्यों? अगर हम सामने है, कैमरे के सामने है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। हुआ क्या है बताएंगे प्लीज? किसी की आवाज आ रही है भाई? अपनी माइक बंद करो। इधर देखो, इसके अलावा बेसिक तरीका और क्या पढ़ते हो भाई? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अच्छे बताओ कौन बता रहा है मुझे कि वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी किसे बोलते हो आप? बोलो, किसी को पता है? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी? हाँ, सुने हो? नहीं सुने हो? चलो इधर देखना, देखो एक टर्म होता है वेपर डेंसिटी। कई बार क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, वेपर डेंसिटी के टर्म में दिया होता है इंफॉर्मेशन। और वेपर डेंसिटी क्या होता है? किसी अननोन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अपान हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं मोलर मास अपान 2। अब यहां से कई बार क्वेश्चन आपको किसी अननोन गैस के बारे में अगर दे दे तो उसका मोलर मास नहीं पता होगा और उसका वेपर डेंसिटी दिया होगा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं भाई कि अगर हमें मास पता है, मोलर मास ना पता हो के वेपर डेंसिटी पता है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते हैं? मास अपान 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और इस तरीके से हमको क्या पता चल जाता है? उसका मोल। ये भी तरीका एक होता है मोल को कैलकुलेट करने का। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट और मोल को कैलकुलेट करने का जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है
वह आपका होता है किसी बैक्टीरिया या वायरस पे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल को बताना। मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो एग्जाम होते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो किसी बैक्टीरिया या वायरस पे क्वेश्चन पूछा गया है। और जो बैक्टीरिया और वायरस पे क्वेश्चन पूछा गया है ना, वह जानते हो किस टर्म में पूछा जाता है? जैसे आपसे कह देगा कि बैक्टीरिया और वायरस का अलग अलग शेप का नाम होता है, अलग अलग शेप भी होता है, आपको भी पता है। और इस समय तो सबसे ज्यादा फेमस अब कोरोना वायरस, और आप बार बार टीवियों में पढ़ते भी हो कि जो ये वायरस होता है अपना शेप बदलते रहता है, कभी किसी शेप में कभी किसी शेप में हो जाता है। तो हमसे अगर क्वेश्चन जब किसी कोरोना वायरस के बारे में ही दे दे, मान लो कि लेटेस्ट जैसे पैटर्न है कोरोना वायरस, इसी पे किसी एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन बना दिया, और क्वेश्चन क्या बनाया, वह आपसे कह देगा कि एक कोरोना वायरस है जिसका रेडियस और हाइट गिवन है, और कोरोना वायरस का जो शेप है वह सिलिंड्रिकल शेप है, उसका रेडियस और हाइट गिवन है, उसकी डेंसिटी गिवन है, और उसका मोलर मास भी आपको क्वेश्चन में ही बता देगा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वे काफी लंबे लंबे होते हैं, लेंथी क्वेश्चंस लगते हैं, और हम लोग को ये लगता है कि जब लेंथी क्वेश्चन सामने जब आता है ना तो ये लगता है कि अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे। लेकिन जब इतने बड़े क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो एक लाइन का है, एक लाइन में क्वेश्चन निकल जाता है, बस हमें तरीका पता हो तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग छोड़ के भागते हैं, उसको हम लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, हम लोग जो एक लाइन में क्वेश्चन लिखा होता है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, भले वह एक लाइन का क्वेश्चन आपका टफ ही क्यों ना हो। ठीक है, ये उसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, और डायरेक्ट आपके जेई में भी और नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो, अगर आपसे किसी कोरोना वायरस का रेडियस और हाइट गिवन है और कह रहे हैं कि कोरोना वायरस आपका सिलिंड्रिकल शेप है, जल्दी बताओ भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच गलत है। पाई आर स्क्वायर एच। होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, अगर कोरोना वायरस का रेडियस और हाइट गिवन है, लेकिन एक चीज भी तो ध्यान दो, जो भी रेडियस और हाइट होगा वह सेंटीमीटर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि वायरस बहुत छोटे होते हैं, उसकी यूनिट जो गिवन होती है वह एंगस्ट्रॉन में होती है, बहुत छोटी यूनिट। तो आपको ये बताना है कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना सेंटीमीटर होता है भाई? बोलो, या भूल गए? बिल्कुल सब लॉकडाउन का असर है ये। इधर देखो, अगर उसे सिलिंड्रिकल कोरोना वायरस का शेप पता है कि सिलिंड्रिकल है और रेडियस और हाइट हमें सेंटीमीटर या मीटर एंगस्ट्रॉन के टर्म में दिया है, तो हम क्या करेंगे भाई? उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे? पाई आर स्क्वायर एच करके। बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। और इस क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी होती है, अगर डेंसिटी नहीं देगा तो क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के आप क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। डेंसिटी भी दी गई होती है, उसका मोलर मास भी गिवन होगा, और जब ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगा तो आपको मोल बताने में कौन सी दिक्कत होगी? कोई दिक्कत होगी? बोलो, आप तो कर लोगे ना। और जब मोल आ जाएगा, आप मोल को कैलकुलेट कर लोगे, तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल बताना कौन सा आपका कठिन है भाई? आप डायरेक्ट यहां से लाके क्या करोगे? अवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब सुनो भाई, अभी पढ़ के आए हो, अभी हमने बताया भी था कि जो कोरोना वायरस होता है अपने शेप को बदल लेता है। अगर कोरोना वायरस अपना शेप सिलिंड्रिकल से बदल के स्फेरिकल कर ले, तब क्या करोगे? कौन बता रहा है? सेम रहेगा सर, वॉल्यूम सेम रहेगा उनका। वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कैसे वॉल्यूम सेम हुआ? अब क्या होगा भाई? जो कोरोना वायरस होगा अगर स्फेरिकल शेप में चला जाएगा तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिलेगा वह सिर्फ और सिर्फ उसके रेडियस के बारे में मिलेगा। अब हमको जब रेडियस पता होगा तो उस कोरोना वायरस का वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? 4/3 पाई आर क्यूब करके। ये वॉल्यूम हो गया, उसका डेंसिटी गिवन होगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, और मोलर मास जो गिवन होगा उससे डिवाइड करोगे तो मोल पता चल जाएगा। क्लियर है सबको? बोलो, ये क्लियर है सबको? यस सर।
यस सर। मान लो एक क्वेश्चन और बनता है, इसी पे एक और बनता है। अगर मान लो यही कोरोना वायरस अपना फिर से शेप बदल लिया और क्यूबिकल हो गया, अब बताओ क्या करोगे? बोलो जल्दी बताओ भाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब Volume of डेंसिटी cube और कितना होता है? ए क्यूब। ए क्यूब, बिल्कुल सही, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हम क्या करेंगे, जैसे वॉल्यूम क्यूब का निकालते हैं उसी तरीके से इसका निकालेंगे। ए क्यूब कई बार आपको लिखा हुआ ए क्यूब के फॉर्म में नहीं होता, ये लेंथ ब्रेथ और थिकनेस के फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, ए क्यूब की जगह पे ऐसे लिख रहे हैं लेंथ ब्रेथ और थिकनेस। ठीक है, साथ साथ डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर मोलर मास से क्या कर रहे हैं भाई, डिवाइड कर रहे हैं। हमें क्या पता चल गया, ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको 4 या 5 क्वेश्चन टोटल मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम के ये क्वेश्चंस में आप खोजोगे तब, एक ही बुक में सब नहीं मिलता। अब सुनो, ये तो मोल निकालने के जितने भी बेसिक तरीके थे और जितने डेराइव तरीके थे हम उसकी बात कर लिए। अभी भी हमारा छूटा हुआ है मोल को कैलकुलेट करने का, किसी न किसी और भी फॉर्मूले से हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई मुझे बताएगा? जल्दी बताओ, कौन बता रहा है? किसी को याद वाद आ रहा है कुछ? मोलारिटी। मोलारिटी, बिल्कुल सही। मोलारिटी आप पढ़ के आते हो भाई। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो होता है। अगर आपको मोल कैलकुलेट करना है, अगर मोलारिटी दी गई है तो उसमें जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये भी आपका एक तरीका है। क्या बनेगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये चीज याद रखना हमेशा, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वह लीटर में होगा। अगर आपने एमएल में रखा तो फिर वह मोल नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? मिलीमोल। तो कई बार क्वेश्चन में मोल या मिलीमोल दोनों के टर्म में बात करता है। मोलारिटी जब दिया होता है तो आपको वॉल्यूम किस में रखना पड़ेगा भाई? लीटर में, तभी मोल में आएगा, नहीं तो मिलीमोल हो जाएगा आंसर आपका। अब सुनो, एक और जगह पढ़ते हो, जल्दी बताओ, अब इसी से रिलेटेड है। मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी। तो क्या होगा भाई? मोलालिटी इनटू, अब क्या होगा? मास ऑफ, क्या होगा बोलो? सॉल्यूशन या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये किसमें होना चाहिए? केजी। तो देखो भाई, जितने भी मोल निकालने के आपके पॉसिबल तरीके होते हैं वे सब आपके सामने। अब आपका काम है कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम बनते हैं आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, पहले इसको नोट कर लो तब। भाई मोहम्मद रफी जी, गाना बाद में गा लिया करो, तुम्हारी आवाज आ रही है। नोट हो गया, फिर आगे बढ़ा जाए, इसको रिमूव करें। यस सर। सभी लोगों का हो गया, रिमूव कर दे। यस सर, नोट है। अभी नहीं हुआ? कर दो सर, कर दो रिमूव। कर दे, चलो। तो अब हेडिंग करना एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और फिर से आपसे क्वेश्चन, एटॉमिक मास क्या होता है? कोई एक आदमी मुझे बताए, एटॉमिक मास क्या होता है? कोई बता रहा है मुझे? यस सर, मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम, बिल्कुल आप सही बता रहे हो, लेकिन थोड़ा इसको डिफाइन करके बताना। यस सर, मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। सर नहीं नहीं, थोड़ा सा डेफिनेशन के फॉर्म में बताना है। देखो, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो एटॉमिक मास है, इट इज डिफाइन एज नंबर्स, इट इज डिफाइन एज नंबर्स ऑफ एटम
ऑफ एन एलिमेंट which indicate how many times heavier than mass of 1/12 part of weight of कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो देखो भाई हम लोग कंपेयर करते हैं उस नंबर को, उस एटम को जो कार्बन के 1/12 पार्ट ऑफ वेट ऑफ मास के से हैवियर होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन और बना, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है बताओ भाई, इस पे क्वेश्चन भी आता है आपका। एवरेज एटॉमिक मास बोलो। या सर मैं बताता हूँ। हाँ बोलो। एवरेज एटॉमिक मास इज द वेट एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। नहीं, एवरेज आइसोटोप, हाँ उसको घुमा फिरा के बोल लो, कोई बात नहीं, हम एक लाइन में उसको लिख रहे हैं। हम लोग इसको क्या बोलेंगे भाई, इट इज डिफाइन एज मास ऑफ ऑल एटम, मास ऑफ ऑल एटम divided by total numbers of atom। तो देखो जैसे डेफिनेशन हमने लिखा है, आपको पता है कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वह होता है A1x1 प्लस A2x2 अपान में x1 प्लस x2। तो एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और इस पे इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये वाला तरीका आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे x1 x2 क्या था, x1 एंड x2 आर नंबर्स ऑफ एटम of atomic mass A1 and A2। एक आपका एटम है जिसका एटॉमिक मास आपको दिया गया है A1 और A2, और उसी एटॉमिक मास का जो नंबर्स है x1 और x2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास को क्या करते हैं भाई, कैलकुलेट करते हैं। तो इसको नोट कर लो। अगर इधर वाला एटॉमिक मास का डेफिनेशन हो गया होगा तो बोलो रफ करें। हो गया सर, कर दो रफ। इसी से रिलेटेड एक और आता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और इसको भी डिफाइन कुछ इसी तरीके से करते हैं। इट इज डिफाइन एज नंबर्स ऑफ मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। इट इज डिफाइन एज मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, एवरेज मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मोलर मास जो होता है उसका भी तरीका कुछ इसी तरीके से होता है। ये होता है m1x1 प्लस m2x2, और इस तरीके से और भी हो सकते हैं, अपान में होगा x1 प्लस x2। ठीक है,
यहाँ पे भी x1 और x2 क्या भाई नंबर्स है, x1 एंड x2 आर numbers of molecule, numbers of molecule having molar mass, m1 and m2। ठीक है, नोट कर लो फिर क्वेश्चन करते। यहाँ पे तो किसी को कुछ समझना नहीं है ना, या तो बिल्कुल आसान सा है। कर दो सर। कर दे रफ, सब लोगों का हो गया, रफ कर दे। यस सर। चलो क्वेश्चन देखना, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35, ये आपको गिवन है 75% एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं जिसका नंबर्स गिवन है परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है, और ये है 25%। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 75% एंड क्लोरीन 37 25%। ठीक है तो देखो कैसे करोगे भाई, ये जो आपको नंबर्स गिवन है 35 जो दिख रहा है ये क्या है आपका A1, और ये जो आपको नंबर्स दिख रहा है इधर ये क्या है आपका X1। क्लियर है सबको? यस सर। जो परसेंटेज है वही आपका नंबर है, और ये एटॉमिक मास होता है क्योंकि दो आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, एक 35 वाला और एक 37 वाला। इसी तरीके से इस पे आ जाओ, ये जो 37 है ये क्या भाई A2 है आपका, और ये जो नंबर्स है परसेंटेज के फॉर्म में ये क्या है आपका X2 है। बाकी का सब क्लियर हो गया, अब तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पे रखना है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला आपका क्या था सर 35.5 आ जाएगा। तो 35 इंटू 75 प्लस क्या हो गया 37 इंटू 25/100। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया था 35.5। तो सबको क्लियर है? अब देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे ना वह इतनी बार पूछा जा चुका था कि तब बिल्कुल रटा गया है, सबको रटा जा चुका हो तो इसका आंसर तक लोग बता देते हैं डायरेक्ट। उसका रीजन क्या है कि जो क्वेश्चन आपका बार बार जब पूछा जाता है एग्जाम में तो उसका डायरेक्ट आंसर तक लोग बता देते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या किया कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया एग्जामिनर ट्विस्ट क्या किया, जैसे एक क्वेश्चन देखो ये, इफ बोरॉन 11 आपका दिया गया है 80%, ठीक है, एंड बोरॉन 10 है आपका और ये है आपका 20%, ठीक है। बोरॉन 11 है, सॉरी देखो डायरेक्ट ये बता रहे हैं, और ये है आपका 20% आर गिवन। फिर आपसे कह रहे हैं इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन is 10.8, then find value of A, तो आपको बताना है A की वैल्यू। जल्दी बताओ भाई कितना आ रहा है,
जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। कितने लोगों का? क्लियर है ना सभी लोगों को? देख लो भाई, हमें दिया गया है 10.8 एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला आपको याद होगा। एवरेज एटॉमिक मास है 10.8, ठीक है। और यहाँ पे A1 की जगह पे क्या है 11, X1 की जगह पे क्या है भाई 80, यहाँ पे क्या है A2 की जगह पे A लिखा हुआ है, यही आपको बताना है, और X2 की जगह पे 20 लिखा हुआ है। टोटल 100 होगा। इधर ले गए आप, कितना हो जाएगा भाई 108, ठीक है, 0 हो जाएगा। और ये कितना होगा 880, ये कितना आ रहा है भाई 20A, यहां से इसको माइनस करोगे 200 हो जाएगा, और ये 20A आएगा, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगर दोनों नोट हो जाए तो अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, मॉलिक्यूलर वेट वाले पे, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पे। बताओ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट वाले पे चले क्या? यस सर, हो गया। तो इसको Yes, sir. सुन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ मोलर कंपोजिशन ऑफ एयर, if molar composition of air have following data, if molar composition of air have following data। अब देखो हमें डाटा गिवन है, क्या क्या डाटा है थोड़ा सा देखना। ऑक्सीजन आपके सामने है 16%, ठीक है। N2 गिवन है 80%, CO2 आपको दिया गया है 3%, और यहीं पे SO2 हमारा एयर में जो है वह है 1%। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, फाइंड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, फाइंड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। तो क्या आप नहीं बता दोगे क्या? बोलो भाई। अगर ये आपको क्वेश्चन दिया गया है तो क्या आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते क्या? ट्राई करो जल्दी से। ट्राई कर रहे हो या हम बता दें? 1 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एग्जाम में इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता। सर एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ लो। सर जैसे हम ड्रॉपर्स हैं तो ये जो JEE 2020 होगा इसमें मेंस में 99% स्कोर करना पॉसिबल है? क्या कह रहे हो, हम समझ नहीं पाए आपकी बात। सर हम ड्रॉपर बैच में पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो JEE 2022 होगा, हाँ तो सर इसमें JEE मेंस में 99% स्कोर करना पॉसिबल हो पाएगा? 99% कोर्स करना? यस सर। देखो ऐसा चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते, जो कुछ भी है देखो हम लोग, हमारी जो कैपेसिटी है क्या है ना, ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। यस सर। हमारे पास जो कैपेसिटी है वह बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, या एक तरह से कह सकते हो ना कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। अगर जिस दिन हम अपने आप को पहचान जाए तो हम क्या नहीं कर सकते ये बताओ। आप कह रहे हो कि क्या इतना पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है भाई। आप अगर चाह जाओगे आज से अगर करना, तो मुझे तो लगता है कि आप 100% स्कोर कर सकते हो। गलतियां इंसान से होती है, लेकिन इंसान ही जो है एक ऐसा होता है कि जो अपनी गलतियों से वह सीख जाता है। अगर मान लो कि हम जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें पता है कि अब स्कोर बहुत अच्छा करना है,
अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो हम दो ही सूरत में कर सकते हैं। एक तो ये कि जब हम इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और उतने क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करें तो इस बात को ध्यान दें कि हम किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सी गलती कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के पहले लाते हैं, और उस गलतियों को एक जगह नोट करते रहें। कहीं पे आप छोटा सा एक पतला सा रफ ले लो या कोई आप जो भी नोट्स बनाए हो उसके पीछे आप उसको नोट करो कि हमने इस चैप्टर में जो क्वेश्चन किया है उसमें किस तरह की गलतियां हमारी हो रही है। बार बार गलतियां, कई बार गलती आप करोगे किससे भाई, कई बार क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन करते हो जल्दीबाजी में वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते हो, कई बार आप गलती करते हो कि उसकी यूनिट्स क्या होती है उसको ध्यान में नहीं रखते हो, और कई बार क्या करते हो कि आपको क्वेश्चन आता है और वहां पे इतनी जल्दीबाजी में होती हो, करना कुछ और है कर कुछ और आते हो। यानी ये छोटी छोटी गलतियां होती है जो कई बार आपको करना होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि वह क्वेश्चन आपको नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता तो हो सकता है कि हमने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं है, इसका मतलब वो नहीं आता, या हम उस टॉपिक को पढ़े हुए हैं और इसके बाद भी क्वेश्चन को नहीं कर पाते तो फिर वो अपनी गलती होती है। और इन्हीं सब गलतियों को पूरा आपको 1 साल मिलता है सुधार करने के लिए। 1 साल में जब आप पढ़ाई करते हो, शुरुआत जैसे आपने मान लो कि आज से कर दिया, आज से अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जैसे आप फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की, आप मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, मुझे लगता है कि अगर जो बच्चा एकदम बिल्कुल सेलेक्ट होना चाहता है, 100% अपना स्कोर करना चाहता है, वह डेली हर एक चैप्टर का अगर 200 से 250 के आसपास क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता रहे, सिर्फ आपका यही काम है। अगर वह प्रैक्टिस करता रहे तो जो भी उसकी गलती है वो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, और उस सूरत में जो उसका स्कोर है उसको फिर कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से। आपका जो परसेंटेज है वह भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जो आप करे इतना अच्छा स्कोर करना, वह सिर्फ तभी हो सकता है कि जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपनी गलतियों को बिल्कुल मिनिमाइज कर दो। शुरुआत में आप करोगे, जब 250 क्वेश्चन अगर लेके बैठोगे, पता चलेगा कि 250 में आपको 150 क्वेश्चन आते हैं, 100 आता ही नहीं है। फिर हो सकता है कि उसी 100 वाले में आपने बहुत सारी गलती की है, फिर आपने जब उसको प्रैक्टिस दोबारा करोगे, रिवीजन करोगे, तो पता चलेगा उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आप कर ले रहे हो, गलती आपकी कम हो रही है। तो जो कुछ भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी क्या बन जाएगी, एक्यूरेसी। और यही एक्यूरेसी आपको एग्जाम में काम आता है। जब आप पेपर को सॉल्व करते हो, हर एक क्वेश्चन को सही करते हुए तब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हो, यही आपकी एक्यूरेसी कहलाती है। और एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ तभी आता है कि जब आप पूरे साल भर प्रैक्टिस किए होते हो अपने सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, 1 साल की तो बात है, क्यों नहीं कर सकते भाई, 1 साल की बात है, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ और 1 साल एकदम दिलो जान से लग जाओ। और कंपटीशन का रूल तुम्हें पता ही है क्या होता है। कंपटीशन सिर्फ नाम करने वालों के लिए कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन होता है उन लोगों के लिए कि जो दिलो जान से एकदम बिल्कुल लग के और अपना कंपटीशन करना चाहते हैं, अपने सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं। और जो दिलो जान से लग के अगर पढ़ना चाहते हैं ना, उनको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है कि कर्म और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ आपके चलते हैं। जब आप कर्म करोगे तभी आपका पुरुषार्थ भी साथ देगा। केवल ये नहीं कह सकते कि हम कर्म भी ना करें और पता चले कि आपको ये कह दिया जाए कि मेरा सिलेक्शन हो गया या भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। तो दोनों जरूरत है, आपको मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा, और जब आप मेहनत करोगे तभी उस मेहनत से आप उम्मीद कर सकते हो। और मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट का, कोई भी हो, उसको खुद से पता होगा कि हम कितना ज्यादा, कितने स्तर तक मेहनत कर सकते हैं। या सुबह से शाम आप मेहनत करते हो, सुबह से शाम आप पढ़ते हो, दिन रात करके पढ़ते हो, आप ये तो एनालाइज करो कि सुबह से शाम तक हमने कितना पढ़ा है और जो पढ़ा है उसमें से कितना मुझे आता है। अगर डेली आप केवल यही एनालाइज करने लगो ना और पढ़ने लगो कि हमने इतना पढ़ा लेकिन हमको तो इतना ही गेन हुआ, कल पढ़ेंगे तो इससे भी ज्यादा गेन करेंगे, उसके अगला दिन पढ़ेंगे तो इससे भी ज्यादा गेन करेंगे, अगर यही आप एनालाइज कर लो तो मुझे लगता है कि आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन बस पूरे 1 साल ईमानदारी के साथ, और कंपटीशन यही है, करो तो दिलो जान से करो और नहीं तो करो ही मत। ठीक है, तो आपको यही करना है, आप एकदम लग जाओ, साल भर लग जाओ, और विश्वास मानो कि आपके जो गार्जियंस है ना, आपके ऊपर फक्र करेंगे। उनको ये इतना गर्व होगा ना कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, और सिर्फ ये कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। ये आपका काम है कि आप कितना पढ़ते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना आप मेहनत कर सकते हो एक दिन के अंदर, और कितना एक दिन के अंदर आप गेन कर सकते हो। आपकी बहुत ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी है, इतनी ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी है कि मुझे लगता है कि आप कुछ भी गेन कर सकते हो, बस आप गेन करना चालू करो तब। तो ये तो आप कहना ही मत कि हम कर सकते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल 100% कर सकते हो, सिर्फ आप अपने आप को पहचान जाओ तब। ठीक है, मेरी बात समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ।
इस वाले क्वेश्चन पे आओ भाई, आपका फॉर्मूला क्या था? 12.5 इसका आंसर है सर। कितना आ रहा है? 12.5 गलत आ रहा है, फिर से चेक करो। सर 29.4 29.8 आएगा 29.48 ठीक है, ठीक। जिनका ये आ रहा है सही है। देखो भाई, एवरेज मोलर मास निकालना है, एवरेज मोलर मास, ठीक है। और एवरेज मोलर मास आपको अगर करना है तो क्या करोगे, m1x1 प्लस m2x2 अपान x1 प्लस x2, और भी हो सकता है बहुत सारा, ठीक है। अब इस वाले में देखना, यहाँ पे परसेंटेज गिवन है और यहीं पे O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32 ग्राम, सबको पता है ना। N2 का मॉलिक्यूलर वेट 28 ग्राम, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 ग्राम, और SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 64 ग्राम। बस हो गया काम। यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है भाई, 32 इंटू 16 प्लस 28 इंटू 80 प्लस क्या होगा भाई 3 इंटू 44, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 44 इंटू 3, और फिर होगा आपका 64 इंटू 1, और टोटल में क्या हो जाएगा आपका 100। और इस तरीके से आपने देखा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आया होगा भाई, 29 समथिंग 4 के आसपास आ रहा है क्या? 29.48। चलो हम 29.4 ही मान ले। अब सुनो, जो आपका 29.4 आया है आंसर ना, एक तरह से यह एयर की कंपोजिशन, जो डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं उनका आया है। क्लियर है सबको? अगर आपसे मान लो कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि जो मास है आपका, किसी भी मास, एयर का मास गिवन है, और आपसे कहे कि बताओ भाई एयर का मोल कितना होगा, तो आप क्या करोगे, एयर का जो कंपोजिशन होता है ये डिफरेंट टाइप के गैसेस का, उसका जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है उसी से डिवाइड करते हो। तो एयर एक पर्टिकुलर गैस नहीं होता, ये डिफरेंट गैसेस का क्या होता है भाई, उनका कंपोजिशन से जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, उसी मास को बोलते हैं एयर का मॉलिक्यूलर मास, और उसी से डिवाइड करके हम एयर का मोल कैलकुलेट करते हैं। कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि जैसे आप इनऑर्गेनिक पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक में आप क्या पढ़ते हो कि जैसे अगर नाइट्रोजन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ भाई नाइट्रोजन का जो मास होता है वह एयर से हैवियर होता है या लाइटर होता है, जल्दी बताओ, बोलो। लाइटर होता है। लाइटर क्यों होगा भाई, क्योंकि एयर का मोलर मास कितना होता है, 29 ग्राम होता है, और नाइट्रोजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 28 ग्राम होता है। अगर यही आपसे ऑक्सीजन के बारे में कह दे तो फिर क्या होगा सर हेवियर होगा। ठीक है, तो वह हैवियर हो जाएगा ना, क्योंकि वह 32 होता है। क्लियर है सबको? यस सर। तो देखो आज की क्लास बस यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, और एक चीज आप विशेष ध्यान देना भाई कि अगली क्लास में जब भी आना, जो भी हमने पढ़ाया है उसको रिवाइज करके आओगे। हम पर्टिकुलर किसी एक का नाम लेंगे और तब पूछेंगे कि बताओ कि ये क्या होता है, तो आप बताओगे। मेरी बात क्लियर हो गई? यस सर। बोलो। तो जब भी आओगे पढ़ के आओगे। यस सर। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास के लिए वेट करोगे। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे सर? जहाँ से भी अभी प्रेजेंट टाइम में, जब तक आपको कोई भी बुकलेट प्रोवाइड नहीं किया जाता, जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है वहीं से आप स्टार्ट कर दो, जहाँ से आपको मिल जाए। ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा अवेलेबल, तो जो भी अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में आप उसी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जब सभी का फॉर्म क्लियरली फिलअप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो भी बुकलेट प्रोवाइड किया जाएगा मैम सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को मेरा टाटा बाय बाय। ठीक है, ओके सर।